नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के ऊपर। राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख है उनके ऊपर अपनी चर्चा जारी थी, और आज शिलालेख पूरे होंगे। शिलालेख में 3-4 शिलालेख और मैं पढ़ाने वाला हूं, उनके साथ ही आपके शिलालेखों का अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे ताम्रपत्र यानी राजस्थान के सिक्कों की तरफ अपन आगे कूच करेंगे। तो आज ये इतिहास की एक अलग समय पे आपकी क्लास शुरू की गई है। शाम की क्लास आज अपनी राजस्थान की क्लास संस्कृति की होगी, उसमें अपन क्लास संस्कृति पर और इसमें राजस्थान इतिहास पर चर्चा करेंगे। आप सभी को एक साथ गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। बलराम चौधरी, प्रदीप जांगीर जी, मधु जी, सभी दोस्तों को, मुकेश चौधरी, सब दोस्तों को एक साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। देखिएगा, 45 मिनट की ये क्लास प्रतिदिन आपकी चलने वाली है, सोमवार से शनिवार तक। इस क्लास में राजस्थान इतिहास पर आज इसी शिलालेख के अध्याय को अपन आगे बढ़ाते हैं। और ये जो शिलालेख का अध्याय है, इसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण 20-25 शिलालेख अपन पढ़ चुके हैं। 2-3 शिलालेख और बच जाते हैं महत्वपूर्ण, जिनमें से एक तो आपका बसंतगढ़ का शिलालेख रह गया था। आपने कहा बताया नहीं। बसंतगढ़ के शिलालेख के अलावा एक बचकुला का शिलालेख रह गया था। 1-2 छोटे मोटे शिलालेख और रह जाते हैं, जिन पर अपन चर्चा करते हुए आज आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ का शिलालेख आप सब जानते हैं कहां से प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ के शिलालेख के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन करते हैं। हाँ भाई, सबको एक साथ ही कंचन जी, अजय बुरानिया जी, विमला, प्रदीप, पिंकी पलसानिया, सबको एक साथ मेरा नमस्कार, राम राम। अब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। शिलालेखों को ध्यान से समझ लो। सभी भावी सरकारी कर्मचारियों को एक साथ ही मेरा नमस्कार, राम राम स्वीकार कर लो। बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत सबसे पहली बिंदु तो ये याद रखो कि बसंतगढ़ शिलालेख है कहां पर। तो आपका उत्तर होगा गुरुजी, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में भी कहां पर मिला था? तो आप कहेंगे सेमकारी माता मंदिर। बताओ कौन सी माता मंदिर है? सेमकारी माता, या इन्हीं को कहते हैं खिमल माता का मंदिर, खिमेल माता मंदिर। यहां से बताओ ये शिलालेख क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। सेमकारी माता या खिमेल माता मंदिर से ये प्राप्त होता है। अब ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, ये ध्यान रखो 625 ईस्वी का शिलालेख है। अगर विक्रम संवत पूछे आपसे तो विक्रम संवत हो जाएगा 682। बताओ विक्रम संवत कौन सा हो जाएगा? 682 विक्रम संवत का यह शिलालेख है। और इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख की भाषा बताओ कौन सी है भाई? इस शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत है, और इस शिलालेख की जो लिपि है वो लिपि बताओ कुटिल है। ये बताओ लिपि क्या है? कुटिल। कोड वर्डों की तरह लिखी जाती थी। याद रख लेना कि शिलालेख की भाषा जो लिपि है वो लिपि कैसी है? कुटिल है। और बसंतगढ़ शिलालेख, ये तो कुछ साधारण सी बातें हैं कि सिरोही में मिला था, सेमकारी खिमेल माता मंदिर से खोजा गया था, 625 ईस्वी का है, विक्रम संवत 682 का है। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है, और लिपि बताओ कौन सी है? कुटिल है। अब और क्या बात याद रखना है इसमें? यह याद रखना है कि राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख, राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का बताओ क्या मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का बताओ क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और राजस्थानीय शब्द का उल्लेख घोसुंडी शिलालेख में मिलता है, जबकि राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख बताओ किस शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है। घोसुंडी शिलालेख अलग था, ये शिलालेख अलग था। यहां पर बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक बार इतनी जानकारी,
उसके अलावा क्या जानकारी मिलती है? मेवाड़ के राजा शिलादित्य के बारे में, गुहिलादित्य के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है, राजा वर्मलात के बारे में कुछ जानकारियां, वो अलग से लिखेंगे। एक बार फटाफट यहां तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिव्या कह रही भाबरू, भाबरू बेटा जब बेराट सभ्यता पढ़ेंगे तब आ जाएंगे, नहीं तो अभी हल्की फुल्की चर्चा भाबरू पर अभी कर लेंगे। भाबरू पर अभी चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत, तो बाकी भाबरू जानकारी ज्यादातर वहां पर मिलेगी। हाँ, तो यहां तक उतारिएगा भाई। उतार लिया, उतार लिया गुरुजी, उतार लिया। आगे बढ़ो। यह था बसंतगढ़ शिलालेख का साधारण सा परिचय। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द का उल्लेख मिलता, संस्कृत भाषा का शिलालेख 625 ईस्वी का शिलालेख, विक्रम संवत 682 का शिलालेख। और ये जो शिलालेख है इसके बारे में अगली जो जानकारियां मिलनी है वो ध्यान रखो। अगली जानकारी मिलती है इस शिलालेख के बारे में चावड़ा वंश के राजा वर्मलात, चावड़ा वंश के शासक। और चावड़ा वंश के एक शासक थे जिनका नाम था वर्मलात। बताओ चावड़ा वंश के शासक का नाम क्या है भाई? चावड़ा वंश के शासक जो वर्मलात है, इन वर्मलात के सामंत, सामंत का नाम बताओ क्या है भाई? सामंत का नाम है एक तो रज्जिल। बताओ सामंत का नाम क्या है? रज्जिल एवं इनके पिता, रज्जिल एवं इनके पिता। पिता का नाम बताओ क्या है? रज्जिल एवं पिता। पिता का नाम है वज्रभट्ट। बताओ पिता का नाम है वज्रभट्ट, जिन्हें सत्याश्रय भी कहा जाता है, जिन्हें सत्याश्रय भी कहा जाता है। वज्रभट्ट की बताओ क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यह भी ध्यान रखो। चावड़ा वंश के एक शासक थे जिनका नाम था वर्मलात। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा कि चावड़ा राजा वर्मलात की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, या वर्मलात के सामंत रज्जिल एवं उनके पिता वज्रभट्ट की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। राजेश अब भी पूछ रहा है सबसे पुराना कौन सा है? बेटा पहली क्लास में बता दिया था, बड़ली शिलालेख है। अब चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के अलावा यहां पर ध्यान रखना है मेवाड़ राजा। बताओ क्या? मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक, मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक शिलादित्य। बताओ किसकी जानकारी मिलती है? शिलादित्य एवं गुहादित्य का उल्लेख, या गुहादित्य की जानकारी। हालांकि कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी आप एक लाइन लिख सकते हो कि मेवाड़ में जब 566 ईस्वी में भाई गुहादित्य के द्वारा किसका नींव डाली गई थी? गुहिल वंश की नींव डाली गई थी। वैसे गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, वो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। लेकिन जो मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल शासक शिलादित्य एवं गुहिलादित्य थे, उनके बारे में जानकारी बताओ यहां से प्राप्त होती है। सर बड़ली, हाँ बड़ली, ओके ओके। ब्रैकेट में क्या लिखा? सत्याश्रय। बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है सत्याश्रय। और एक लास्ट जानकारी इस शिलालेख के बारे में और ध्यान रख लेना, ये शिलालेख वर्तमान में, ये शिलालेख वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय, ये शिलालेख वर्तमान में, ये शिलालेख वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय। और राजपूताना संग्रहालय बताओ कहां पर है? राजपूताना संग्रहालय अजमेर में संरक्षित है। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये वर्तमान में कहां पर है? राजकीय संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है। यहां तक की जानकारी आप सबको अच्छे से समाप्त होनी चाहिए। तो बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में इतनी सी बातें याद है तो बहुत बातें हैं। सिरोही में है, सेमकारी या खिम्मल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ। 625 ईस्वी यानी विक्रम संवत 682 का शिलालेख। भाषा संस्कृत, लिपि कुटिल। राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का उल्लेख। चावड़ा वंश के राजा का नाम था वर्मलात, उसके सामंत रज्जिल व वज्रभट्ट के बारे में जानकारी, गुहिलों की प्रारंभिक जानकारी, और वर्तमान में अजमेर में है। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं।
फटाफट से उतारिएगा भाई, फटाफट फटाफट से। लिख लिया, ओके, डन डना डंडन। यहां तक बसंतगढ़ शिलालेख, डन डना डंडन। महेंद्र सिंह कह रहा मेरा कमेंट आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बड़ा लिखा करो। ओके, बहुत बड़ा है। डन डना डंडन। अगले जिस शिलालेख की तरफ अपन बढ़ रहे हैं उस शिलालेख का नाम है बुचकला शिलालेख। बताओ उस शिलालेख का नाम क्या है? बुचकला शिलालेख। और बुचकला शिलालेख बताओ कहां से प्राप्त होता है? सबसे पहली बात, बुचकुला शिलालेख 815 ईस्वी का शिलालेख है। बुचकला शिलालेख बताओ किस शिलालेख का है? 815 ईस्वी का शिलालेख है। अब इस बुचकला शिलालेख के बारे में गुरुजी क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? बस 3 ही ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना यह शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, तो लिख लेंगे पार्वती माता के सभा मंडप से। पार्वती माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर के सभा मंडप, पार्वती माता मंदिर के सभा मंडप बिलाड़ा जोधपुर से। बताओ कहां से प्राप्त हुआ है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। ये बुचकला गांव है, बुचकुला गांव बिलाड़ा में है। बिलाड़ा कहां पर आता है? जोधपुर में है। उस गांव में पार्वती जी माता का एक मंदिर बना हुआ है। पार्वती जी माता का सभा मंडप, यानी वहां पर भक्तों के लिए एक मंडप बना हुआ था। उस मंडप से ये 815 ईस्वी का शिलालेख है जो अपने क्या है यहां पर बुचकला से प्राप्त हुआ है। इस बुचकुला शिलालेख जो है, इस बुचकुला शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, बुचकुला शिलालेख के जो खोज करता थे उनका नाम था नानू राम ब्रह्म भट्ट। बताओ क्या नाम था भाई? नानू राम। और नानू राम ब्रह्मा भट्ट के द्वारा इस शिलालेख की बताओ क्या की जाती है? खोज की जाती है। कहां से खोजा गया? पार्वती माता का मंदिर, पंचकुला अपने बुचकला गांव, बुचकला गांव बिलाड़ा तहसील जिला जोधपुर में। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? नानू राम वर्मा भट्ट। क्या नाम था? नानू राम वर्मा भट्ट। इसके उत्कीर्णनकर्ता, उत्कीर्णनकर्ता में 2 नाम आएंगे। इसके उत्कीर्णनकर्ता कौन कौन थे? तो उत्कीर्णनकर्ता में ध्यान रखना, देआई, देआई या देउई, देआई एवं पुत्र पंचहरि। इनका पुत्र था जिसका नाम था पंचहरि। ध्यान रखना, देआई नामक व्यक्ति एवं उसके पुत्र का नाम बताओ क्या था? पंचहरि। उनके द्वारा खोज की गई और दोनों विकल्प में है तो आपको पंचहरि पर पहला टिक करके आना है। ये इसके खोज करता थे। अब आप कहेंगे इस शिलालेख में क्या मिलता? सर आपने लिखो चैत्र शुक्ल सप्तमी बताया लाइव में। अरे अजय तिवारी क्या कह रहा है? शीतला माता का मेला बेटा चैत्र कृष्ण को ही भरता है, चैत्र शुक्ल को कैसे भरेगा? चैत्र कृष्ण सप्तमी को ही भरेगा। अजय जी मैंने आपको बता दिया, अब तो आप उसको नोट कर ले, चैत्र कृष्ण को ही भरेगा। अब बुचकला शिलालेख में अगला बिंदु ध्यान रखो, यहां पर जो जानकारी मिलती है, पहली बात तो यहां पर संस्कृत भाषा के 20 श्लोक है। यानी इस शिलालेख की भाषा कौन सी हो गई भाई? संस्कृत भाषा। इस यहां पर संस्कृत भाषा के 20 शिलालेख है, 20 श्लोक है। संस्कृत भाषा के कितने श्लोक है भाई? 20 श्लोक है। और एक बिंदु और ध्यान रख लेना, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम की जानकारी। गुर्जर प्रतिहार शासक और गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम की जो जानकारी प्राप्त होती है वो नागभट्ट प्रथम की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। बस ये 4 बातें इस बुचकुला शिलालेख के बारे में अपने को ध्यान रखनी है। इतना ही ध्यान रखो, 815 ईस्वी में, 815 ईस्वी में पार्वती माता मंदिर के सभा मंडप से, सभा मंडप है ये या सभा मंडल लिख दो कोई बात नहीं, सभा मंडप बिलाड़ा जोधपुर से प्राप्त हुआ। खोज की थी नानू राम जी ने। लेखक रचयिता का नाम याद रखो और फटाफट से इसको उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से उतार लो भाई।
गुरुजी शुक्ल और कृष्ण में क्या अंतर है? बेटा त्योहार पढ़ेंगे तब सारे शुक्ल कृष्ण जो है वो लिख लेंगे। डन डना डन डन, डन डना डने डन। तो ये था भाई बुचकुला शिलालेख। बुचकुला शिलालेख से पहले अपन ने पढ़ा था बसंतगढ़ का शिलालेख। दो शिलालेख अपन ने पढ़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शिलालेख है। बुचकुला शिलालेख के बाद में अगले जिस शिलालेख की तरफ बढ़ते हैं उस शिलालेख का नाम है अपराजित का शिलालेख। बताओ शिलालेख का नाम क्या है भाई? अपराजित का शिलालेख। और अपराजित शिलालेख बताओ कहां से प्राप्त हुआ है भाई? मुझे तो नहीं पता, आप ही बताना। अपराजित शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? मुझे तो इतना पता है कि 661 ईस्वी का शिलालेख है। ये जगह आप ही कमेंट करके बताओगे कि अपराजित शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है। फटाफट से बता दीजिएगा भाई कि अपराजित का जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है। अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी का शिलालेख। ये शिलालेख जो है संस्कृत भाषा का शिलालेख है। जगह कौन सी है आप बताएंगे, बाकी जो जानकारी मिलती है वो मैं बता देता हूं। ये संस्कृत भाषा का शिलालेख है। संस्कृत भाषा का बताओ कौन सा लेख है? शिलालेख है। और इस शिलालेख के जो रचनाकार थे, इस शिलालेख के जो रचनाकार थे उनका नाम था दामोदर। इस शिलालेख के रचनाकार का नाम बताओ क्या है? दामोदर है। जबकि इसके जो उत्कीर्णन करता है, उत्कीर्णन कर्ता का नाम है यश भट्ट। उत्कीर्णन कर्ता का नाम क्या है? उत्कीर्णन कर्ता का नाम है यशो भट्ट। यशो भट्ट उत्कीर्णन कर्ता का नाम है। नागदा उदयपुर, नेहा चौधरी कह रही नागदा उदयपुर, नागदा उदयपुर। बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अपराजित का जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? नागदा। और नागदा बताओ कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो ये ध्यान रखो, नागदा उदयपुर में यशो भट्ट के द्वारा लिखवाया गया। उदयपुर में यहां पर लिख देता हूं, अपराजित का शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ। और इस शिलालेख में 7वीं सदी मेवाड़ में 7वीं सदी की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी का उल्लेख, वे आर्थिक स्थिति की जानकारी का उल्लेख। बस इतना ध्यान रखना कि 7वीं सदी जो है वो इसकी जो 7वीं सदी में मेवाड़ में राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहां के चारों तरफ के राजा कौन थे और राजाओं की अर्थव्यवस्था किस उद्योग धंधों पर आधारित थी, या सेनाओं के गठन या सेनाओं के खर्चों के लिए इनकम कहां से होती थी। इसके अलावा जो गुइल वंश है उनके उत्तरोत्तर काल के विजयों का वर्णन भी मिलता है। लेकिन यह 7वीं सदी की राजनीतिक व आर्थिक जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत है। 661 ईस्वी का शिलालेख है और कहां से प्राप्त किया गया है? उदयपुर से प्राप्त किया गया है। इस शिलालेख के बारे में एक बिंदु और लिखना था, लेकिन एक बार यहां तक उतारो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुइलों की उत्तरोत्तर विजयों का वर्णन इसी शिलालेख में मिलता है। भुवनेश सोनी, इसी शिलालेख में मिलता है उत्तरोत्तर विजयों का वर्णन। हां, 2 बातें इसमें और लिखनी है, आप यहां तक लिखो, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट लिखो भाई, जल्दी से लिखो। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ते हैं। डन डना डन 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 डन। ओके। हां, अगला बिंदु यहां पर लिखना है, यह शिलालेख वर्तमान में कहां पर है?
तो GH ओझा ने, गौरी शंकर जी हीराचंद ओझा ने वर्तमान में इस शिलालेख को रखवा दिया है विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल पड़ता है अजमेर में, और इसमें गुहिल राजाओं के उत्तरातर विजयों का वर्णन मिलता है, यानी उत्तर की जो विजय थी उनका क्या मिलता है, वर्णन, पहले की विजय का वर्णन मिलता है। तो यहां पर दो बिंदु और लिखने हैं। यह शिलालेख GH ओझा ने विक्टोरिया हॉल, और ये विक्टोरिया हॉल बताओ कहां पर है, विक्टोरिया हॉल अजमेर में रखवाया। विक्टोरिया हॉल अजमेर में रखवाया, यानी वर्तमान में ये जो शिलालेख रखा हुआ है, ये शिलालेख वर्तमान में विक्टोरिया हॉल में रखा हुआ है। और विक्टोरिया हॉल कहां पर है भाई, अजमेर में है। विक्टोरिया हॉल कहां पर है, अजमेर में। और इस शिलालेख में गुहिलों की उत्तरोत्तर विजयों का वर्णन मिलता है। गुहिलों की उत्तरोत्तर विजयों का बताओ क्या मिलता है, उत्तरोत्तर विजयों का वर्णन मिलता है। ये बातें भी अपने को किसके बारे में ध्यान रखनी है, ये बातें इससे अपराजित के शिलालेख के बारे में ध्यान रखनी है। कहां से प्राप्त हुआ, नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ था। भाषा कौन सी हो गई, और इस शिलालेख में ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां फटाफट से उतार लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से उतारो भाई, फटाफट से। उत्कीर्णन करता और रचनाकार में क्या अंतर है, अनिता सैनी का प्रश्न आ रहा है। उत्कीर्ण, रचनाकार का अर्थ होता जो इस पर जानकारी है उसको लिख देना, और उत्कीर्णन करता यानी पत्थर पर जो लिख रहा है उसको उत्कीर्णन करता कहते हैं। 661 ईस्वी सरजीत बेटा, 661 ईस्वी सरजीत सिंह, 661 ईस्वी। गैलेक्सी आ गया, गैलेक्सी तुम्हारा कमेंट भी आ गया। राम 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 राम। सुरेंद्र कुमार कह रहा है कि अशोक के ज्यादातर बेटा किस लिपि में लिखा गया है, तो लिपि तो उस समय की मैंने कहा कि प्राचीन भाषा फारसी, फिर आपको शुरुआत में पहला वीडियो देखोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। हो गया। तो अगला जो शिलालेख है, उतार लिया गुरुजी, 1 मिनट वापस। अरे भाई फटाफट लिखो भाई, फटाफट से लिखो इसको। ओके, यहां तक सबने लिख लिया। तो अगला जो अपन बिंदु पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति। बताओ अगली जो है त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति या त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति, त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति या त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति। ये त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति ये 1675 ईस्वी की है, और कहां से प्राप्त हुआ है, देबारी से। देबारी तो कहां पर है, उदयपुर में। देबारी तो बताओ कहां पर है, उदयपुर में। त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति के बारे में बुचकुला शिलालेख में कंटा ब्राह्मणों का वर्णन वो बता रखा है रे सर। भाबरू कहां है, अरे मैंने आपको यह बता दिया दोस्तों। भाबरू शिलालेख, जब बेराट सभ्यता पढ़ेंगे तो वो पूरी सभ्यता किस शिलालेख पर है, भाबरू। साधारण जानकारी में अभी भाबरू की देख करके शिलालेखों का समापन कर दूंगा, आप निश्चिंत रहे। भाबरू शिलालेख, जब बेराट सभ्यता अपन पढ़ेंगे तो भाबरू शिलालेख आएगा। और भी तो कई शिलालेख आएंगे, जब पढ़ेंगे तो अजमेर के शिलालेख आएंगे, और भी कई शिलालेख जो अपन यहां पर छोड़ेंगे शिलालेख, वो सारे इतिहास जब पढ़ेंगे तब साथ में आ जाएंगे एक एक लाइन के। अभी वो शिलालेख पढ़ा रहे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक शिलालेख आएगा। अब आप तो लाखों विद्यार्थी हो, आपके प्रत्येक गांव में, क्योंकि राजस्थान का इतिहास गांवों से संबंधित ज्यादा है, शहरों से संबंधित मेवाड़ मारवाड़ के गांव जो है वहां पर शिलालेख ज्यादा मिले हैं। तो प्रत्येक गांव में कोई ना कोई शिलालेख मिला, इसलिए प्रत्येक शिलालेख तक तो ना तो एग्जामिनर पहुंच पाता, ना अपने को पहुंचने की कोई जरूरत है। जहां तक एग्जामिनर पहुंचता वहां तक अपन पहुंच रहे हैं। त्रिमुखा बावड़ी के बारे में ध्यान रखना। ऐसा कहते हैं कि देबारी उदयपुर के
पास में राज सिंह का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जिन्होंने 1652 से लगा करके 1680 तक मेवाड़ पर शासन किया था। उन राज सिंह जी की एक पत्नी थी, राज सिंह जी की पत्नी का नाम था राम रसदे। बताओ इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? राम रसदे। और राम रसदे जी ने उदयपुर में एक बावड़ी बनाई जिसका नाम था त्रिमुखा जया बावड़ी, पूरा नाम था त्रिमुखी जया बावड़ी। उसी त्रिमुखा जया बावड़ी के किनारे एक प्रशस्ति लगा दी गई है, उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति कहते हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो अपने को इस शिलालेख में यही याद होना चाहिए कि ये जो त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति है, इस त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति राज सिंह ब्रैकेट में शासनकाल लिख दूं ताकि आप पहचान जाओगे कि मेवाड़ के राज सिंह की बात की जा रही है। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने, बताओ राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था भाई? राम रसदे। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने त्रिमुखी जया बावड़ी के किनारे, त्रिमुखी जया बावड़ी के किनारे, जया बावड़ी के किनारे, जया बावड़ी के किनारे इसे स्थापित करवाया। इसे बताओ क्या करवाया था? स्थापित करवाया था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक बात है, पेपर पास करना है। हाँ, ओके आगे बढ़ो। यहां पर तो ये बात तो सबको पता है कि त्रिमुखा बावड़ी के किनारे है, लेकिन बात आती है कि इस प्रशस्ति में जानकारी क्या मिलती है। मुख्य रूप से 3 जानकारियां आपको इस प्रशस्ति से संबंधित याद रखनी है। वो 3 जानकारियां कौन सी? एक तो ध्यान रखना चारुमती के विवाह का वर्णन। बताओ किसका वर्णन मिलता है भाई? चारुमती के विवाह का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? इसी प्रशस्ति में। नंबर 2 पर यहां पर प्राप्त जानकारी में 3 बिंदु में लिख रहा हूं। सबसे पहली प्राप्त जानकारी यहां पर मिलती है बप्पा रावल से लगा करके, बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह, बप्पा रावल से लगा करके बताओ कौन से सिंह तक है? राज सिंह तक। बप्पा रावल से राज सिंह तक के राजाओं की उपलब्धियां, तक के राजाओं का नाम हुए उपलब्धियां, राजाओं का नाम हुए उपलब्धियां, यानी कौन कौन से राजा ने क्या क्या किया था। पहली जानकारी आपको यही याद रखनी है कि बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक सभी राजाओं का नाम लिखा हुआ है और कौन कौन से राजा की प्रमुख उपलब्धियां कौन सी है। उन सभी उपलब्धियों की जानकारी इसी त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर 2 की जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है चारुमती से विवाह की जानकारी, चारुमती से विवाह की जानकारी। ठीक है, चारुमती कौन है? चारुमती आप सब जानते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी जिसे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह किसने कर लिया था? राज सिंह ने कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि चारुमती राज सिंह जी को पत्र लिखती है कि मैं वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली हूं और मुस्लिम राजाओं के साथ, मुगल राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। तब राज सिंह जी उस चारुमती को धर्म की रक्षा के लिए चारुमती के साथ विवाह कर लेते हैं। क्या घटनाक्रम है यहां पर अभी मैं बखान करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। जब राज सिंह जी पढ़ूंगा तब आपको आराम से बताई जाएगी कि चारुमती से क्या था, चारुमती किसकी बहन थी, किसका भाई था, रिश्ता कैसे तय हुआ, कब कैसे विवाह हुआ, फिर औरंगजेब की प्रतिक्रिया क्या होती है, वो सारी बातें बाद में होगी। अभी ध्यान रखो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह की जानकारी इसी शिलालेख में मिलती है, त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति में। और नंबर 3 पर ध्यान रखना, राज सिंह द्वारा निर्मित सर्वे ऋतु विलास महल, निर्मित सर्वे ऋतु विलास महल एवं अन्य निर्माणों की जानकारी, एवं अन्य निर्माणों की बताओ क्या मिलती है भाई? अन्य निर्माणों की क्या मिलती है? जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है?
त्रिमुखा बावड़ी प्रशस्ति से। बस ये 3 ही बातें, और भी कई बातें हैं, लेकिन इतना ध्यान रखो कि 1675 में उदयपुर से प्राप्त हुई थी, संस्कृत भाषा की है। राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने यह प्रशस्ति स्थापित करवाई थी। इसमें मोटी रूप से 3 बातें मिलती हैं। बप्पा रावल से राज सिंह तक जितने भी राजा आए थे उन सब राजाओं का नाम एवं उनकी प्रमुख प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख है। नंबर 2, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुवती से विवाह की जानकारी और राज सिंह द्वारा निर्मित सर्वे ऋतु विलास महल एवं अन्य निर्माणों की जानकारी किस प्रशस्ति से मिलती है? त्रिमुखी बावड़ी प्रशस्ति से। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से उतारो। फटाफट फटाफट भाई। कुछ कह रहे हैं सर जी क्लास का टाइम 1:30 से 2:30 कर दो। भाई आगे भी वापस क्लास रहती है, 2 बजे यहां से क्लास छूटते ही वापस क्लास है, तो जो टाइम है उस पर आपको कर दिया गया है। शिलालेख अभी पूरा हो जाएगा महेंद्र जी, आज लास्ट है शिलालेख। ठीक है, यहां तक डन डना डन 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 डना डने डन। राज प्रशस्ति में भी मिलती है क्या? हाँ मिलती है बेटा, मिलती है गिरीश जी, राज प्रशस्ति में भी है। सर जी क्लास का टाइम 1 घंटा। अरे भाई मैंने कहा कि आगे भी जस्ट ये क्लास पूरी होते ही फिक्स 2 बजे एक और क्लास शुरू करनी है, तो जो टाइम है बीच में 45 मिनट का, उसमें अपन आराम से पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। अगली प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। अगली प्रशस्ति है जन्ना सागर प्रशस्ति। बताओ, अगली प्रशस्ति का नाम है जन्ना सागर प्रशस्ति। और जन्ना सागर जो प्रशस्ति है इसके बारे में ध्यान रखो। जन्ना सागर प्रशस्ति 1677 ईस्वी की प्रशस्ति है। जन्ना सागर प्रशस्ति बताओ कब की है भाई? 1677 ईस्वी की प्रशस्ति है। और ये कहां पर है? ये मित्रों ये भी पड़ता है बाड़ी गांव के निकट। और एक तो बाड़ी का युद्ध हुआ था धौलपुर में, लेकिन ये बाड़ी धौलपुर वाला नहीं है, ये बाड़ी है उदयपुर में। ये बाड़ी बताओ कहां पर है? उदयपुर में है। अब ये जो जन्ना सागर प्रशस्ति है, इस जन्ना सागर प्रशस्ति के बारे में क्या बातें याद रखो? 2 बातें याद रखो, बस 2 बातें। एक तो इस प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। कहां करवाया? जन्ना सागर तालाब के किनारे करवाया। जन्ना सागर तालाब कहां है? उदयपुर में है। क्यों करवाया? क्यों करवाया का अर्थ है राज सिंह ने अपनी माता राज सिंह अपनी माता जन्ना दे की स्मृति में, बताओ जन्ना दे की स्मृति में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब आप कहेंगे ये जन्ना दे जी राज सिंह जी की माता थी, ये कहां की रहने वाली थी जन्ना दे जी? मित्रों इनकी माता जो जन्ना दे हैं वो ध्यान रखना मेड़ता शासक राज सिंह की पुत्री थी। मेड़तिया शासक राज सिंह की पुत्री, मेड़तिया शासक राज सिंह की पुत्री थी। ठीक बात है, मेड़तिया शासक राज सिंह जी की पुत्री थी और अपने किसकी माता थी? राज सिंह जी की माता थी। यानी इनकी जन्ना दे जी के पिता का नाम बताओ क्या था? राज सिंह था। और इधर ये राज सिंह जी की बताओ क्या थी? माता थी। अगला बिंदु इस जन्ना सागर प्रशस्ति में आपको याद क्या रखना है? जन्ना सागर प्रशस्ति में ध्यान रखना जन्ना सागर तालाब के निर्माण का विवरण। जन्ना सागर तालाब के निर्माण का विवरण, तालाब के निर्माण की जानकारी। यहां पर जब से जन्ना सागर तालाब की नींव खोदी गई तब से लगा करके जन्ना सागर तालाब पूर्ण हुआ तब तक की एक एक जानकारी, क्या हुआ, नींव कैसे खुदी, नींव के बाद में निर्माण में कितना समय लगा, वो सारी की सारी जानकारी इस जन्ना सागर प्रशस्ति में उल्लेखित है। यह भी अपने को ध्यान में रहना है।
अगला बिंदु आपको यह याद रखना है, जन्ना सागर प्रशस्ति के अंदर इस प्रशस्ति में मेड़ता के राजाओं को, इस प्रशस्ति में मेड़ता शासकों को विष्णु का उपासक बताया गया है। विष्णु का उपासक बताया गया है। बताओ, मेड़ता शासकों को किसका उपासक बताया गया है भाई? विष्णु का उपासक बताया गया है। ये ध्यान रखना। जन्ना सागर प्रशस्ति 1677 ईस्वी बाड़ी उदयपुर से प्राप्त राज सिंह जी ने अपनी माता जन्ना दे की स्मृति में बनाया। इस प्रशस्ति में जन्ना सागर तालाब के निर्माण शुरू से लगा करके निर्माण पूर्ण होने तक की पूरी जानकारी का उल्लेख है। और इस प्रशस्ति में मेड़ता के शासकों को भगवान विष्णु का उपासक बताया है। फटाफट से उतारिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट उतार लो भाई। फटाफट से उतार लो। भुवनेश क्या कह रहा? गुरुजी, इतिहास में अधिकांश युद्ध राजसमंद में ही क्यों हुए? बेटा, राजसमंद मेवाड़ का प्रमुख भाग था और मेवाड़ के राजाओं ने अधिकांश युद्ध लड़े और वो पहाड़ी क्षेत्र था जहां पर अपने राजा लड़ने में एक्सपर्ट थे, इसलिए राजसमंद में सबसे ज्यादा युद्ध हुए थे। ठीक है, अगला लेख एक लाइन का लेख है जिसका नाम है सांबर का लेख। बताओ, सांबर का लेख। और ये जो सांबर का लेख या सांबर का जो शिलालेख है, ये बताओ कब है? 1634 ईस्वी का है। इस शिलालेख में ध्यान रखना, इस शिलालेख की भाषा हिंदी है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? उपयुक्त में से किस शिलालेख हिंदी भाषा का शिलालेख है? 3 कोई और ऑप्शन देगा और 1 कोई और ऑप्शन देगा, तो जो ऑप्शन हिंदी भाषा का शिलालेख आएगा वो आपका सांबर का लेख या सांबर का शिलालेख आएगा। अब आप कहेंगे सांबर का लेख कहां से प्राप्त हुआ? तो सांबर का लेख तो भाई नाम से ही स्पष्ट है, सांबर से प्राप्त हुआ। और सांबर तो किस जिले में आता है? नागौर व जयपुर की सरहद पर आता है। यानी सांबर बताओ कहां हो जाएगा? जयपुर में। इस शिलालेख में किसकी जानकारी प्राप्त होनी है? इस शिलालेख में केवल इतनी जानकारी ध्यान रखना, यहां पर सांबर में एक सराय है। सांबर में एक, बताओ क्या बनी हुई है? सराय। सराय जानते हो क्या? सांबर में एक सराय है और सराय का अर्थ होता धर्मशाला। अपन कहते हैं ना कि अपन वहां चलेंगे, सराय में रुक जाएंगे। बड़े बुजुर्ग धर्मशाला को क्या कहते थे? सरे राय। राह पर चलने वालों के लिए जो विश्राम स्थल बनाया जाता है उसको कहते हैं सराय। तो यहां पर सांबर जो सराय है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। इसका निर्माण बताओ किसने करवाया? अकबर ने। और इसका जीर्णोद्वार शाहजहां ने करवाया। इसका जीर्णोद्वार बताओ किसने करवाया था? शाहजहां ने। बस इतनी ही जानकारी मिलती है। जानकारी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भाषा है। आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा कि उपरोक्त में से कौन सा शिलालेख हिंदी भाषा का शिलालेख है? 3 कोई संस्कृत के दे देगा और 1 उसमें लिखेगा सांबर लेख, तो आपका उत्तर सांबर करना है। और इस शिलालेख में एक सराय पर लगा हुआ शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि इस सराय का निर्माण तो अकबर ने करवाया था, लेकिन इस शिलालेख का जीर्णोद्वार जो है, वो जीर्णोद्वार करते दोबारा रंग रोगन का कार्य किसने करवाया? शाहजहां ने। फटाफट छापो, फिर आगे चलते हैं। आयुष क्या पूछ रहा है बेटा? सर, उपासक का मतलब क्या होता है?
उपासक का मतलब होता है जो भक्ति करता है, उपासना करता है। कहता ना मैं तो इसका उपासक हूं। उपासक का अर्थ होता है, आप यूं कह सकते हो कि मैं आपका उपासक, यानी मैं आपका अनुयायी हूं, आपको मानता हूं। मानने वाला क्या होता है? उपासक होता है। बेटा आयुष दादी से सर चारू मध्य राज प्रशस्ति और इस दोनों में है क्या? हाँ दोनों में है। अरे आयुष बेटा बता दिया तुम्हें, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो एक ही कमेंट को बार बार? ओके डन डना डन डन। तो ये था भाई अपना सांबर का लेख, और सांबर के लेख के साथ ही अपने राजस्थान के प्रमुख प्रमुख शिलालेख एवं प्रशस्तियों का यहां पर विधि विधान से समापन होता है। सारे 162 शिलालेख नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण 25-30 शिलालेख जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगा। शिलालेख निश्चित रूप से इन्हीं परीक्षाओं में, इन्हीं शिलालेखों में से जो अपने पढ़ा है, इन्हीं में से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना। अब बाकी शिलालेख तो सीधे सीधे शिलालेख है। अगर पूछ ले जायल का शिलालेख कहां मिला, तो जायल नागौर में पड़ता, वहां पर मिला। मेड़ता लेख कहां पर मिला, ओसिया का लेख कहां पर मिला, बेणेश्वर लेख कहां पर मिला, तो वो सब अपने अपने स्थानों पर मिलता है। अब आपका एक बार बार कमेंट आ रहा था, गुरुजी बाबरू शिलालेख कहां पर? अरे भाई बाबरू शिलालेख मेरठ से प्राप्त हुआ है, और मेरठ बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में। केवल इतना बता देता हूं कि भीम डूंगरी और बिजक डूंगरी, दो डूंगरियों पर जब उत्खनन का कार्य किया गया, तो बिजक डूंगरी पर सबसे पहले भाबरू शिलालेख जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? भाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बट के द्वारा तैयार की गई थी, जिसे 1840 में काट करके कोलकाता संग्रहालय में रख दिया। और इस शिलालेख का जो लिथोग्राफ है, वो लिथोग्राफ कैप्टन कटाई के द्वारा तैयार किया गया। यह शिलालेख मैंने आपको अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब मैं बेराट सभ्यता पढ़ूंगा तो सभ्यता इसके ऊपर ही टिकी हुई है। इस शिलालेख की सारी जानकारी सभ्यताओं में आ जाएगी। जैसे लूणवसीय प्रशस्ति क्यों नहीं पढ़ाई मैंने? लूणवसीय प्रशस्ति इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि लूणवसीय का जब मंदिर पढ़ेंगे तब वो प्रशस्ति आ जाएगी, नेमिनाथ प्रशस्ति तब आ जाएगी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जब अपन राणा कुंभा का इतिहास पढ़ेंगे तब आ जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। यहां पर अपने राजस्थान के प्रमुख शिलालेख एवं अभिलेखों का विधि विधान से समापन होता है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सिक्के, यानी करेंसी। प्राचीन समय में कौन कौन से सिक्के कहां कहां चलते थे। तो आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी समय। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे